हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में दोस्तों अभी तक जो हमारी जर्नी है उसमें हमने सिंपल स्टेटमेंट्स को पहले एग्जीक्यूट किया, फिर हमने डिसीजन मेकिंग की बात की थी, कंडीशनल एग्जीक्यूशन की, और हमने इफ एल्स एलिफ के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर्स, लगभग सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया। अब हमारी प्रोग्रामिंग में, लॉजिक डेवलपमेंट में एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से इंट्रोड्यूस होगा, दैट विल बी हैंडलिंग रिपीटिशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट लूप्स। लूप क्या होते हैं, उनकी क्या यूटिलिटी होती है, हम पहले आज उसकी रिक्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे और फिर हम समझेंगे कि लूप्स का मेन एडवांटेज क्या है, क्यों हम लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। और दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को प्रोग्रामिंग आती है या नहीं आती है, इसका बेसिक असेसमेंट हमेशा किससे होता है? लूप के थ्रू। आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाएगी जो लूप पर बेस्ड होगी, अगर आप प्रॉपर सोल्यूशन बना पा रहे हैं तो एक तरीके से उसका पैमाना है, सिंपल सा असेसमेंट है कि व्यक्ति को प्रोग्रामिंग आती है। तो दोस्तों, ये एक बहुत छोटा सा मेज़र है, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमको फोकस्ड होके प्लानिंग करके इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, लूप की नीड कहाँ पर होती है? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, अभी तक हमने सिर्फ ये देखा था कि कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना या नहीं करना है, मतलब हमने ट्रू या फॉल्स के बेस पर डिसीजन लिया। लेकिन आपने एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस की होगी, कोई भी स्टेटमेंट कभी भी एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यहाँ से हम बात कर रहे हैं रिपीटिशन की। मुझे किसी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स रन करना हो तो मैं लूप का यूज़ कर सकता हूँ, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का। यहाँ पर क्लियर? मुझे कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो, 2, 5, 10 स्टेटमेंट हो जो आपको लग रहा है कि कई बार उनको एग्जीक्यूट करना है, तो जब जब प्रोग्रामिंग में रिपीटिशन वाली कोई बात आती है वहाँ पर हम लोग लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। क्लियर? और लैंग्वेजेस में आपने प्रीवियस भी कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी तो वहाँ भी पॉपुलर लूप्स को आपने पढ़ा होगा। लूप का मतलब होता है बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट मतलब क्या हो गया, जब लैंग्वेजेस में लूप नहीं होते थे तो वो इफ और गो टू वाले कॉम्बिनेशन को यूज़ करके लैंग्वेजेस लूप वाला आउटपुट लेती थी, मतलब दैट वाज अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। फिर जैसे जैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस रिच होती गई, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स उनके पावरफुल होते गए, ये चीज़ें आसानी से इम्प्लीमेंट होने लग गई। तो देखते हैं दोस्तों क्या कॉन्सेप्ट होता है, लूप में किन बातों की रिक्वायरमेंट होती है। तो टेक्निकली समझ में आएगी हमको। अगर मुझे प्रोग्रामिंग में रिपीटिशन ऑफ कोड ब्लॉक्स यूज़ करना हो तो हम लोग लूप्स कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। क्लियर? फॉर हैंडलिंग रिपीटिशन टू अप्लाई लूपिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब दोस्तों, दुनिया में कहीं भी रिपीटिशन की बात आएगी ना, तो ये 3 ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 पॉइंट क्लियर हैं तो हम किसी भी लैंग्वेज में किसी भी लूप को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों, दुनिया में जहाँ भी सपोज कोई एक पॉइंट है जहाँ से हम रिपीटिशन शुरू कर रहे हैं, तो ये पॉइंट कौन सा है? क्लियर? तो इसको हमने नाम दे दिया स्टार्टिंग पॉइंट। भैया किस पॉइंट से आप रिपीटिशन स्टार्ट कर रहे हो? क्लियर? फिर सेकेंड एंड पॉइंट, कब तक मुझे रिपीट करना है, तो उसकी कहीं ना कहीं टर्मिनेशन होगी, प्रोसेस होगी कि भैया वो यहाँ से तो शुरू होगा और ऐसे सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, स्टार्ट से एंड तक खड़े खड़े तो नहीं पहुंच पाएंगे हम, तो फिर आपको स्टेप लेना पड़ेगी कहीं ना कहीं। टेक्निकली इन बातों को हम क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर। किसी भी एक वेरिएबल को जो आपके आइट्रेशंस को, आपके रिपीटिशंस को कंट्रोल करेगा। क्लियर? एक ऐसा कंट्रोल वेरिएबल होगा जिसको लूप काउंटर बोलेंगे हम। क्लियर? कई बार होता है ना कि ऐसा i1 कोई एक वेरिएबल ले लिया हमने, i, जो बहुत पॉपुलर है लूप कंट्रोल्स में, i, j, k, एक ऐसे वेरिएबल्स है जिनको नॉर्मली हम लूप कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। और बुलियन एक्सप्रेशन मतलब कंडीशन। एंड पॉइंट मतलब एक कंडीशन होगी, एक सिचुएशन होगी जिसके बेस पर मुझे अपने रिपीटिशन को स्टॉप करना है। तो एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होंगे वेयर वी विल स्टार्ट अवर लूप काउंटर, देन विल हैव वन बुलियन एक्सप्रेशन। क्लियर? जैसे मैंने बोल दिया कि i लेस देन और इक्वल टू 5, बुलियन एक्सप्रेशन जानते हो, इफ एल्स पढ़े हमने।
जब तक आई छोटा या बराबर है 5 के तब तक आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करो। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काउंटर। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब प्लस और मल्टीप्लाई से मैं इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, माइनस और डिवीजन से मैं डिक्रीमेंट कर सकता हूँ। और भी कई तरीके हम लोग प्रोग्रामिंग जब करते हुए जाएंगे तो कई और तरीके भी हमको मिलेंगे। कोई सिचुएशन आ गई, कोई कंडीशन बीच में अराइज हो गई तो भी हम लूप प्रोसेस से बाहर आ सकते हैं। तो ये 3 ऐसे टेक्निकल टर्म है। यूजुअली ऐसा I1 था तो I1 तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट हो गया I लेस देन और इक्वल टू 5, और ये हो गया I बराबर I+1, जिससे कि मैं 1 से लेके जब एक एक करके बढ़ाते जाऊंगा 2, 3, 4, तो एक ऐसा समय आएगा जब मैं I को 5 से क्रॉस कर दूंगा, और जब वो 6 हो जाएगा देन वी कैन स्टॉप अवर रिपीटिशन। तो रिपीटिशन को लेके हमें बहुत सिंपल सी क्लैरिटी होना जरूरी है कि प्रोग्रामिंग में जब भी कोई स्टेटमेंट एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट होगा, एक ही स्टेटमेंट है, सपोज प्रिंट स्टेटमेंट है, अब प्रिंट स्टेटमेंट रिपीटेडली आ रहा है तो क्या करेंगे, तो उसी प्रिंट को अगर मुझे 2 बार 5 बार 10 बार एग्जीक्यूट करना हुआ, जैसे मैं यहाँ पर अगर बोलूँ अभी कि मैं किसके रिपीटिशन की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा क्लियर कर लें अपन। हम बोलते हैं कि हमने लिख दिया प्रिंट ओसोप, ठीक है, फिर मैंने सेकेंड टाइम भी बोल दिया प्रिंट ओसोप, मतलब आप क्या चाह रहे हो, वी वांट टू प्रिंट ओसोप मल्टीपल टाइम्स। और हमने तो यही पढ़ा अभी तक कि कोई बोलते कि ओसोप को 5 बार एग्जीक्यूट करो, तो 5 बार एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या हुआ, 5 बार लिखो। अरे जो अभी तक हमारा नॉलेज है वो क्या बोलता है आपको बताओ, अभी तक जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो क्या बोलेगा आपको, अगर मुझे ये एग्जीक्यूशन करना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है जब पहला प्रिंट आया, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब मुझे ओसोप को ऑनलाइन स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग को 5 बार प्रिंट करना है। अब 5 बार जब प्रिंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5 बार लिखो उसको। 5 टाइम्स लिखने का मतलब क्या हो गया कि अब कल से इसको 5000 बार प्रिंट करना हो तो 5000 बार लिखूंगा क्या मैं यहाँ पर। तो लूपिंग या रिपीटिशन का फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों, जब एक ही प्रिंटफ है और इसी एक स्टेटमेंट को मुझे रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, आपको अपना नाम प्रिंट करना है, अपने कॉलेज का नाम प्रिंट करना है, और कितनी बार करना है, 5 बार, 50 बार, 5000 बार, 50,000 बार। तो ये जो रिपीटिशन है, क्या हम इसको इतनी बार लिखेंगे क्या, 5000 बार, 50,000 बार। और ये तो एक चलो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, कल से लॉजिक भी ऐड हो जाएगा इसके साथ में, और अब बोला जाएगा कि आप रिपीटेड इसको एग्जीक्यूट करो। तो ये जो तरीका है दोस्तों क्या बताता है कि इसके लिए जो मैंने 3 बातें बोली ना अभी, I1, I लेस देन इक्वल टू 5, I इक्वल टू I+1 क्यों बोली, जिससे कि मैं इसको लिखूंगा सिर्फ एक बार। कितनी बार लिखूं, सिर्फ एक बार, और कोई ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करूं जो इसको 5 बार रिपीट कर दे, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो मुझे क्या होगा, एक ही बार लिखना पड़ेगा और मैं उसको 5 बार एग्जीक्यूट कर लूंगा। कल कोई बोलेगा 50 तक चलाओ तो मैं कंडीशन को 5 के बजाय 50 कर दूंगा। तो ये कंट्रोलिंग वेरिएबल्स हैं। कंट्रोलिंग वेरिएबल क्या करेंगे, आपके इस एक प्रिंट स्टेटमेंट को ये कंट्रोल करेंगे कि 5 बार चलाऊं कि 50 बार चलाऊं या फिर इसको 5000 बार चलाऊं। तो मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि रिपीटिशन का मतलब क्या हुआ कि मैं स्टेटमेंट को एक बार लिखूंगा और ऐसा कोई मशीन लगा दूंगा, ऐसी कोई मोटर लगा दूंगा जो इसको 5 बार, 50 बार, 100 बार एग्जीक्यूट करे। क्लियर। तो वो जो मोटर है वही लूप्स हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं लूपिंग कंट्रोल्स। लूपिंग कंट्रोल का काम क्या है, दे विल हैंडल योर रिपीटिशन। जब आप रिपीटेड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का यूज़ करोगे प्रोग्रामिंग में तो फिर आपको ये फ़ायदा दिखेगा। यहाँ पर आप देखो, अगर मेरे पास लूप नहीं होते अभी तो मुझे 5 बार अलग अलग लिखना पड़ता। कोई बोलता आप तो इसको 500 बार लिखो, तो यही प्रिंटफ को 500 बार कॉपी करके गिनती करते हैं हम बैठ के। अब लूपिंग होने का फ़ायदा क्या मिल गया कि आपको एक बार प्रिंटफ लिखना है बस,
और जितनी बार इच्छा हो 5, 50, 500, 5,000, 5,00,000 बार उसको आप एग्जीक्यूट करो। क्लियर, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आ गया? ये आया इन कंट्रोलिंग वेरिएबल्स के थ्रू। ये 3 जो सिचुएशन मैंने बोली ना आपको, दुनिया में कैसा भी लूप हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि इनिशियलाइजेशन करो, मतलब वी नीड टू डिफाइन वन पॉइंट फ्रॉम वी स्टार्ट अवर रिपीटिशन, so that point is our initialization counter. Clear, that is our starting point. And the second important point is boolean expression. Boolean expression means what? कौन सा पॉइंट हो गया? कंडीशन थ्रू विच वी विल टर्मिनेट अवर रिपीटिशन। किस पॉइंट पे जाके आप रुकोगे, कब जाके आपको रिपीटिशन को स्टॉप करना है, दैट पॉइंट इज योर बुलियन एक्सप्रेशन। इन द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टार्ट से एंड तक हम खड़े खड़े तो नहीं पहुंचेंगे। अरे हमें कहीं यहाँ से मुझे 10 कदम आगे जाना है तो मुझे स्टेप लेना पड़ेगी, तब मैं पहुँच पाऊँगा 10वीं। अगर मैं टाइल्स 1 पे हूँ और सपोज ऐसे 10 ब्लॉक्स लगे यहाँ पर टाइल्स के, तो मुझे हर टाइल्स पे एक एक कदम चल के और 10 स्टेप में मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? 20 पे। क्लियर, सॉरी 10 पे। और यही बोलूँगा कि 2-2 का जंप लूँगा तो 5वें स्टेप में पहुँच जाऊँगा यहाँ पर। तो 5 स्टेप का मतलब ये हो गया कि जब आपको रिड्यूस करना है, जंप ज़्यादा बड़े लेंगे, आपके स्टेप रिड्यूस हो जाएंगे यहाँ पर टोटल। ये सिंपल सा बेसिक मॉडल हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे रिपीटिशन को हैंडल करने के लिए। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है केस? क्या करेंगे यहाँ पर हम 2 तरह के पॉपुलर लूप पाइथन सपोर्ट करती है। क्लियर, व्हाइल लूप और फॉर लूप। हालांकि नॉर्मल प्रैक्टिस में आपने नोटिस किया होगा सब जगह फॉर लूप से शुरुआत होती है, पर मेरा थोड़ा सा बताने का ऑब्जेक्टिव ये है आपको कि हम अगर लूपिंग और प्रोग्रामिंग लॉजिक सीखना चाहते हैं तो हमें अपनी शुरुआत हमेशा किससे करना चाहिए? व्हाइल से। क्योंकि फॉर में एक बार अगर हम कंफर्ट जोन में आ गए तो फिर हमसे मेहनत नहीं होगी। जो होता है ना विदाउट गियर वाली ऑटोमेटिक, अगर आपने गाड़ी चलाना शुरू कर दी है और फिर आपको गियर वाली दे दिया जाएगा तो आपको एफर्ट्स करना पड़ेंगे। क्लियर, तो वो एफर्ट्स वाली स्थिति हम चाहते हैं पहले कर लें। पहले तो लोगों ने गियर वाली गाड़ी चलाई, बाद में ऑटोमेटिक आई। तो ये फॉर लूप कंपेरेटिव जो कंफर्टेबल है, आसान है, एक बार वो पॉपुलर भी है बहुत ज़्यादा, पर हम चाहते हैं कि हमें लॉजिक बिल्डिंग अगर करना है तो हम अपनी शुरुआत पहले किससे करेंगे? व्हाइल लूप के साथ में। क्लियर, तो व्हाइल को ही अभी हम कंटिन्यू करेंगे, फिर कुछ दिनों के बाद हम शुरू करेंगे फॉर लूप। जब आप अच्छी खासी प्रैक्टिस बेसिक प्रोग्राम्स की कर लोगे, आपके कॉन्फिडेंस बन जाएगा, आपके लॉजिक बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि फ्लो चार्ट हम साथ में पढ़ें, हम टेबल साथ में बनाएं, जिससे आप डे टू डे में प्रोग्रामिंग सीखोगे। क्लियर, तो दोस्तों व्हाइल से हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पर। और व्हाइल का सिंटेक्स क्या होता है? अच्छा, दूसरी लैंग्वेजेस आपने सुनी होगी तो उसमें डू व्हाइल भी होता है, किसी लैंग्वेज में रिपीट अंटिल नाम से लूप होता है। तो कई तरह के सिंटेक्स हैं लूप के साथ में। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं व्हाइल लूप से। व्हाइल लूप जब भी प्रोसेस रिपीट होगी तो कंडीशनली हमारे कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन मैच होगी, ट्रू होगी, तो फिर हम उस रिपीटिशन को मेंटेन कर पाएंगे। क्लियर, तो ये सिचुएशन को हम पहले समझते हैं क्या होता है। तो व्हाइल का सिंटेक्स में वही 3 पॉइंट आएंगे जो अभी हमने डिस्कस करे थे। इनिशियलाइज काउंटर, मतलब कहाँ से रिपीटिशन मुझे शुरू करना है वो पॉइंट आ गया। देन स्मॉल लेटर में आपको लगाना है व्हाइल, और व्हाइल के ठीक पास में हम लिख देंगे बुलियन एक्सप्रेशन और कॉलन। जैसा इफ के साथ कॉलन लगाया था ना हमने, वो ब्लॉक डिफाइन करता था इफ में कौन कौन से स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, वैसे ही व्हाइल के साथ भी यूज होंगे। तो व्हाइल जैसे ये कंडीशन होगी, बुलियन एक्सप्रेशन मतलब कंडीशन। अरे बुलियन एक्सप्रेशन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर सीधे सीधे कंडीशन मत लिखा करो आप, हमेशा इसको लिखो बुलियन एक्सप्रेशन, जिसके 2 पॉसिबल रिजल्ट आते हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर ये ट्रू होगा तो फिर व्हाइल क्या करेगी? इंडेंटेशन करेगी 4 कैरेक्टर का, और फिर वो सारे स्टेटमेंट को रिपीट करेगी यहाँ पर।
और ये वो स्टेटमेंट हो गए एन स्टेटमेंट जिनको व्हाइल लूप रिपीट करेगा, रिपीटिशन करेगा, जिनका चारों को इंडेंट कर दिया। और एक कंपलसरी स्टेटमेंट अंदर आएगा यहाँ पर, दैट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काउंटर। तो दोस्तों देखो बहुत सिंपल सिंटेक्स है। नंबर 1 स्टार्टिंग पॉइंट, नंबर 2 एंड पॉइंट, एंड दिस इज नंबर 3 योर स्टेप, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये जो 3 है ये बेसिकली आपके रिपीटिशन को कंट्रोल करते हैं। क्यों कंट्रोल करते हैं आप इसको देखो, ये एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट है, ये वो ब्लॉक है जिसको आप रिपीट करना चाहते हो सकता है वो एक ही स्टेटमेंट हो। अगर वो एक, जैसे प्रिंटफ वाला केस था अभी, मुझे ओसो प्रिंट करना है तो यहाँ प्रिंटफ एक ही स्टेटमेंट आएगा, लेकिन कंट्रोल करने वाले ये 3 वेरिएबल है जो आपके प्रिंट स्टेटमेंट को कंट्रोल करेंगे। हमने जो ओसोप लिया था ना यहाँ पर कि मुझे मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना 5 टाइम्स, तो इस एक प्रिंट को ही मैं यूज़ करूँगा और ये तीनों की मैपिंग आ जाएगी व्हाइल के साथ, i लेस देन इक्वल टू 5। स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्यों, क्योंकि मुझे अगर मेरे पास कोई काउंटर होगा तो ही तो 5 बार 50 बार मैं तय कर पाऊंगा। जो मेरे पास वैल्यू होगी उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले पाएंगे यहाँ पर। तो ये जो 3 पॉइंट दोस्तों मैंने देखे हैं लूप के अंदर, यही इसकी आत्मा है। ये तीनों होंगे जहाँ भी, वो हम लोग लूप को फाइनाइट प्रोसेस में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्या होता है आप याद करो, मैंने एल्गोरिथम फ्लो चार्ट में एक बात आपसे डिस्कस की थी, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में नहीं होगा। जब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इनफाइनाइट नहीं होगा तो फिर ये जो 3 मैंने बातें करी अभी आपसे, आप इनिशियलाइज, काउंटर, बुलियन एक्सप्रेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर, ये तीनों मिलके ही दुनिया के सारे लूप्स को, सारी प्रोसेस को फाइनाइट डिफाइन करते हैं। अभी ये नहीं होगा मैं इनिशियलाइज कर लूँ और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना भूल जाऊँ, देन इट विल गो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस। क्लियर? तो मैं चाहता हूँ कि अपनी प्रोसेस को मैं रिपीट तो करूँ, लेकिन रिपीटिशन, ये साइकिल कब तक चलेगी, तो ये अनंत नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। क्लियर? हालांकि पाइथन में इन सब की सेटिंग होती है कि हम कितनी प्रोसेस के बाद चाहते हैं कि वो रुक जाए, 2000 बार चले फिर रुक जाए, 5000 बार चले, तो वो सब मैं बातें आपसे फ्यूचर में करूँगा। अभी शुरुआत में ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो, इसलिए अभी सिर्फ इतना दिमाग में रखें अपन की सिंटेक्स क्या होता है। और व्हाइल, फॉर, इन सारे कॉन्सेप्ट के साथ में, जैसे इफ के साथ में आपने एल्स पढ़ा है, वैसे व्हाइल के साथ में भी एल्स कीवर्ड यूज होगा। स्टेटमेंट आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ व्हाइल, व्हाइल के टर्मिनेशन के बाद अगर आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो व्हाइल के इंडेक्स से मैंने लिख लिया एल्स, एंड दिस इज ऑप्शनल। क्लियर? ये कंपलसरी नहीं है, ये पार्ट पूरा ऑप्शनल है अपना। यहां भी क्या होता है, कम से कम एक स्टेटमेंट जरूरी होता है, बाकी सारे ऑप्शनल है। ये 2 मिनिमम स्टेटमेंट, 1 इज कंपलसरी, एटलीस्ट वी नीड 1 स्टेटमेंट टू रिपीट। क्लियर? 2 होंगे, n होंगे, वो हमारी चॉइस है। क्लियर? समझ में आ रहा है केस, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? तो ये एक रिपीटिशन वाला केस है, तो ये बेसिक है। अभी आप एल्स को इग्नोर कर दो, मैं कुछ आगे के प्रोग्रामिंग केसेस के बाद इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। अभी हम सिंपल व्हाइल से पहले प्रोसेस शुरू करते हैं। क्लियर है? तो बहुत छोटा सा काम है। क्लियर? जब कंडीशन फॉल्स होगी, टर्मिनेट होगा बीच में लूप, तो हम लोग देख लेंगे कि हमें एल्स का यूज़ कैसे करना है। क्लियर? अब इसको लेके हमारा फ्लो डिफाइन कैसे होगा, दोस्तों फ्लो चार्ट की स्टेप सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे पास। सबसे पहले आ गया इनिशियलाइज काउंटर। इनिशियलाइज काउंटर के बाद डायमंड ले लिया हमने, इसके ट्रू होने पर
n नंबर ऑफ स्टेटमेंट आ गए जो दोस्तों ये हमारा एक बेसिक सिंटेक्स हो गया लूप के लिए। इस तरह का फ्लो चार्ट हमारे दिमाग में रेगुलर होना जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट होगा तो हम लोग इजीली फिर काम कर पाएंगे। तो ये मैंने कनेक्टर लगा दिया, तो ये एक सिंटेक्स वाले पार्ट को डिफाइन कर देगा। यहाँ पर टेक्स्ट में इतनी क्लियरिटी होगी जितनी कहाँ पर होगी हमारे पास फ्लो चार्ट में। इनिशियलाइज काउंटर 1 स्टेप 2 मतलब कंडीशन, ये ट्रू होगी, हम स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे विद इन द लूप बॉडी, फिर चेक करेंगे कंडीशन ट्रू। तो जब तक ये ट्रू होगी इट विल रिपीट द एंटायर प्रोसेस। जब फॉल्स होगी तो उसके बाद जो ही पार्ट हो तो वो एल्स वाले पार्ट को उसके बाद डिफाइन कर सकते हैं अपन जाके। और भी सिचुएशन होगी तो एल्स की सिचुएशन को मर्ज कर सकते हैं उसके साथ में हम। तो दोस्तों समझ में आ रहा है? अभी मैं एल्स को स्किप कर रहा हूँ सो दैट कि आप थोड़ा सा व्हाइल की प्रोसेस को समझो, पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। 2 4 6 प्रोग्राम बनाए अपन, फिर हम लोग एल्स को क्लब करना शुरू कर देंगे। बहुत आसान है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सारी एनर्जी आपको सिर्फ इसमें लगाना है, व्हाइल वाले पार्ट में। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है केस? तो हम पहले एक फ्लो चार्ट और टेबल बनाते हैं जो ओसोप को n टाइम्स प्रिंट कर दे। अरे 5 बार मतलब n टाइम्स, n की वैल्यू 5 ले लें अपन। नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं इसका। लूप पर बेस्ड ही हमको कॉन्सेप्ट बनाना, प्रोग्राम टू प्रिंट ओसोप n टाइम्स। अब जो कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्कस किया उसी पर बेस्ड इस प्रोग्राम को बनाना। पहला प्रोग्राम जो हम लूप पर बेस्ड बनाने जा रहे हैं, तो फर्स्ट हमारी नीड क्या, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया पूरा कि मुझे एक सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स रोटेट करना है। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ऑलमोस्ट, क्या करना चाह रहे हैं अपन। ये सिंटेक्स यूज करेंगे यहाँ पर। वो जो लॉजिक था हमारा वो क्या था, वो था कि जो प्रिंट मल्टीपल टाइम्स मुझे लिखना पड़ता है वो एक बार में प्रिंट स्टेटमेंट यूज करूंगा और इन कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज करके हम उसको n टाइम्स उसके रिपीटिशन को कंट्रोल करेंगे। ये हमारा मेन मोटिव है प्रोग्राम को लेकर। तो पहले हम लोग एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बना लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने n ले लिया यूजर से, फिर हमने इनिशियलाइजेशन की बात की, लूप काउंटर को 1 से इनिशियलाइज किया हमने। देन सबसे पहली जो चिंता होती है लूपिंग में वो किस बात को लेकर होती है कि हमें लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, कितनी बार आप रिपीट करना चाहते हो अपने स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को। ये पहली रिक्वायरमेंट है हमारी। देन इसके ट्रू होने पर सिंपली आपको क्या प्रिंट करना है यहाँ पर, प्रिंट ओसोप। और इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल सा, एक ही स्टेटमेंट है और इसके रिपीटिशन को हम कंट्रोल करेंगे यहाँ पर। और फॉल्स होने पे स्टॉप। ये छोटा सा फ्लो चार्ट है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे हमने 3 बातें की थी स्टेटमेंट में। इनिशियलाइज काउंटर, सेकेंड बुलियन कंडीशन एक्सप्रेशन दैट इज अवर एंड पॉइंट, एंड दिस इज अवर थर्ड ऑप्शन स्टेप्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। क्लियर? काउंटर, तो काउंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना। और ये एक स्टेटमेंट है जिसे हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो इसको जब भी हम रन करने के एफर्ट्स करेंगे तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट होगी
कि आपको एग्जीक्यूशन टेबल बनानी है यहाँ पर। दोस्तों लूप के सारे प्रोग्राम में पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे अपन, देन फ्लो चार्ट आपको ड्रॉ करना है। फ्लो चार्ट के बाद लास्ट स्टेप होती है हमारी कि हम उसको एग्जीक्यूशन टेबल से पूरा रन करके देख लें एक बार। तो एक एक करके हम लोग प्रोसेस समझ लेते हैं यहाँ पर। एन आई लेस देन और इक्वल टू एन और प्रिंट स्टेटमेंट बस। ये जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से करते जाते हैं अपन टेबल में। मैं एक स्टेप यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा फ्लो चार्ट में, उसकी इमीडिएट हम लोग पोस्टिंग करेंगे एग्जीक्यूशन टेबल में। जैसे मैंने इनपुट एन लिया, तो यहाँ पर सपोज मुझे 4 बार प्रिंट करना है, सो वी कैन टेक एन 4। आई 1 हो गया हमारी सेकेंड स्टेप, दिस इज 1। नाउ विल चेक कि ये जो हमारा क्राइटेरिया है, कंडीशन है, इसको हम लोग चेक कर लें क्या हो रहा है। ये 4, ये 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 4, ट्रू और फॉल्स, 2 ऑप्शन है। हर बुलियन एक्सप्रेशन 2 ही ऑप्शन जनरेट करता है, ये हम लोग इफ एल्स में देख चुके हैं सारा। तो यहाँ पर ट्रू होने पर आपको प्रिंट करना है। तो एक चूंकि 4 से लेस देन या इक्वल है, ट्रू है, ट्रू मतलब प्रिंट ओसोप। तो फर्स्ट टाइम हम लोग प्रिंट कर देंगे यहाँ पर ओसोप। प्रिंटिंग के बाद i+1, इसकी पोस्टिंग कर लो, i इज नाउ 2। अब आप चेक करोगे 2 लेस देन इक्वल टू 4, तो 2 4 से छोटा है बराबर है क्या, दैट इज अगेन ट्रू। ट्रू होगा, अगेन यू कैन प्रिंट ओसोप सेकेंड टाइम। नाउ इट विल इंक्रीमेंट बाय 1, सो इट्स नाउ 3। अब चेक करेंगे 3 लेस देन और इक्वल टू 4, दैट इज अगेन ट्रू। प्रिंट ओसोप, तो यहां पर हमने क्या किया, अब थर्ड टाइम प्रिंट कर दिया ओसोप। i+1 दैट इज व्हाट 4। यहां हमने चेक किया 4 लेस देन और इक्वल टू 4, ये लास्ट राउंड है हमारा अब इसका। ट्रू, प्रिंट, तो ये चौथी बार यहां पर प्रिंट हो गया, 4 टाइम ओसोप। क्लियर है दोस्तों। आई इंक्रीमेंट होके कितना हो गया है 5। अब 5 लेस देन और इक्वल टू 4, अब इसको नोटिस करोगे आप, नाउ इट इज फॉल्स। जैसे ही ये फॉल्स होगा, क्लियर, प्रोसेस स्टॉप हो गई, प्रोग्राम स्टॉप हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा, जो ये बता रहा है कि एन की वैल्यू जितनी भी होगी उतनी बार आप अपना नाम, ब्रांड का नाम, क्लियर, योर इंस्टीट्यूशन नेम, कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। एक स्टेटमेंट हो या मल्टीपल स्टेटमेंट हो। यहाँ पर अगर मल्टीपल स्टेटमेंट होते तो वो भी एन टाइम्स हम उनको एग्जीक्यूट कर पाते, उनको रिपीटिशन में एग्जीक्यूट कर पाते। तो दोस्तों ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको कि लूप्स का एडवांटेज क्या होता है। अब मुझे अपने स्टेटमेंट को लिखना एक बार है और उसे मैं मल्टीपल टाइम्स, एन टाइम्स एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। अब इसी फ्लो चार्ट को देख के जब सब कुछ आपको प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा, तो अच्छा, एग्जीक्यूशन टेबल का एडवांटेज आपको समझ में आ रहा है क्या है। अगर मुझसे पूछा जाएगा कि इस पूरे प्रोग्राम के बाद भी सबसे आखिरी में एन की वैल्यू कितनी है, तो इट इज सेम 4। व्हाट विल बी द लास्ट वैल्यू ऑफ आई, तो वो बोलेगा, अपने को ऐसा लगता है कि शायद 4 राउंड एग्जीक्यूट हुए हैं, पर फाइनली जब वो 5 हुआ है तब वो फॉल्स हुआ है। अगर लूप के बाद में अगर आई को रिप्रेजेंट करूँ या उसको प्रिंट करता हूँ, तो उसकी लास्ट अपडेटेड वैल्यू कितनी आएगी 5। तो ये जो एग्जीक्यूशन टेबल है, ये एक्चुअल में मेमोरी वेरिएबल्स का स्टेटस है, कब किस वेरिएबल की क्या वैल्यू है, क्या स्टेटस है और मुझे क्या आउटपुट शो हो रहा है, ये सब कुछ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसी को हम लोग कोड के रूप में लिख लेते हैं, यहाँ पर सेम प्रोग्राम के रूप में लिखते हैं। तो हमने प्रोग्राम बना लिया, समझ लो, प्रिंट osop.py, क्लियर, प्रिंट ओसोप नाम दे दिया हमने इसका। सबसे पहली स्टेप क्या होगी हमारी, एक नंबर ले लिया हमने, इंट, टाइप कास्ट करके इनपुट ले लिया आपने।
इनपुट आने के बाद अब आपको क्या करना है, प्रोसेस n टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। तो उसका तरीका क्या है, एक तो I1 से स्टार्ट किया हमने, दोस्तों व्हाइल का सिंटेक्स हमने देखा है, याद करो आप सिंटेक्स को, हमने लिया था इनिशियलाइज काउंटर, I1 ले लिया, देन व्हाइल बुलियन एक्सप्रेशन और कॉलन, फिर इंडेंटेशन के साथ वो स्टेटमेंट इनको रिपीट करना है। क्लियर, फ्लो चार्ट देख देख के आपको लिखनी है स्टेप सारी। तो हमने लिख दिया व्हाइल I लेस देन और इक्वल टू n, इंडेंटेशन के साथ हमने लिख दिया यहां पर प्रिंट, और यहां हमने प्रिंट कर दिया ओसोप या जो भी आपको प्रिंट करना है वो, एक या मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। और इसके ठीक बाद में हमने ले लिया I+1, मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां पर सिर्फ 3 स्टेटमेंट ये जो इंपॉर्टेंट है, इनिशियलाइज काउंटर, बुलियन कंडीशन और इंक्रीमेंट, ये 3 इस स्टेटमेंट को कंट्रोल करेंगे। मतलब ओसोप को अगर मैं रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो यहाँ पर रिपीटिशन वाला स्टेटमेंट तो एक ही है, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट, लेकिन ये 3 इसको मिलके कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे हमारी प्रोसेस इनफाइनाइट एग्जीक्यूट नहीं हो। हालांकि पाइथन ने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि आप अगर अपर लिमिट सेट कर लोगे तो वो इनफाइनाइट नहीं आएगा और उतने राउंड चलने के बाद वो ऑटोमेटिक प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। पर लॉजिकली हमें समझना है कि हर प्रोसेस को, हर कॉन्सेप्ट को हमें किसी डिफाइंड सेट ऑफ टाइम या नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर I1, I लेस देन और इक्वल टू n और I असाइंस I+1, ये तीनों का रोल होता है आपके रिपीटिशन को कंट्रोल करने के लिए। जो मैंने शुरुआत में आपसे बात करी थी कि स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये 3 बातें हर लूप में होगी। सिंटेक्स चेंज हो सकता है, अलग अलग तरीके से लैंग्वेज यूज़ कर सकती है सिंटेक्स को, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। क्लियर, और बाद में कोई स्टेटमेंट की अब नीड ही नहीं, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया। सिंपली छोटा सा कोड है, सिंपल सा। क्लियर, इस कोड को जब आप रन करोगे तो आपको सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा बिल्कुल चलाने के लिए। दूसरा, इसी कॉन्सेप्ट को अगर मुझे अगर ओसो प्रिंट नहीं करना होता और हमसे बोल दिया है कि हमको तो आई प्रिंट करना है बस, तो हम क्या कर सकते थे, यहां पर प्रिंट आई और आई असाइंस I+1। ये छोटा सा लॉजिक क्या करेगा, यहां पर ये 1 to n, अगर n सपोज में 5 ले लूं तो इट विल प्रिंट 1 2 3 4 5, ये प्रिंट करते जाएगा एक के बाद एक। तो कॉन्सेप्ट वही है, लूप वैसे ही चल रहा है पूरा। सिर्फ हमें समझना ये कि जब प्रैक्टिकली भी इसको रन करोगे तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि लूपिंग में मेन कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में है लूपिंग में, तो हम फिर लूप में इजीली प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। दोस्तों, ये शुरुआत है हमारी। सारे प्रोग्राम में हमारा फोकस यही होगा कि हम फ्लो चार्ट बनाएं, कॉन्सेप्ट को पूरा डिस्कस करें, फ्लो चार्ट बनाएं, उसकी एग्जीक्यूशन टेबल बनाएं, फिर कोड लिखें। जब ये सब सक्सेसफुली हम लोग लिख लेते हैं, क्लियर, फिर हम लोग जाते हैं लास्ट में प्रैक्टिकल की तरफ, ताकि प्रैक्टिकली भी हम इन चीज़ों को रन करके देखें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, क्लैरिटी हो, क्लियर कि पाइथन का जो वे ऑफ एग्जीक्यूशन है वो क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इन ऑल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी प्रोग्राम को, सेम कॉन्सेप्ट को अब हम प्रैक्टिकल से समझना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि लूप किस तरीके से वर्क करता है, व्हाइल लूप के साथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर मुझे ओसोप n टाइम्स प्रिंट करना है तो उसके लिए इनिशियलाइजेशन वेरिएबल का क्या रोल है, बुलियन एक्सप्रेशन की क्या भूमिका है, कंडीशन की, जिसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट काउंटर, जिसके थ्रू हम किसी भी वेरिएबल को मूव करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। ये सब को हम प्रैक्टिकली भी अब समझेंगे। और दोस्तों, आज फर्स्ट टाइम हम एक्सपीरियंस करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड का। तो जिन साथियों ने अभी तक विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल नहीं किया है, तो ओसोप कोडिंग के चैनल पर ही आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन की।
वहाँ पर आपको विजुअल स्टूडियो कोड का एक वीडियो अलग से मिल जाएगा, जिसको फॉलो करके आप प्रॉपरली विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ कर पाओगे, कॉन्फ़िगर कर पाओगे। क्लियर। यहाँ भी उसी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे आज। इसके अलावा फ्यूचर में हम पाईचार्ट में भी काम करेंगे। क्लियर। जुपिटर नोटबुक के साथ भी काम करेंगे, और जो भी इम्पॉर्टेंट एडिटर्स की टाइमली नीड होगी उनको हम लोग हमेशा प्रैक्टिस में लेंगे। क्लियर। जिससे ऐसा ना हो कि आप किसी एक आईडी के साथ स्ट्रिक्ट हो जाएं और कल कभी कहीं नीड आ जाए कि किसी स्पेसिफिक आईडी के साथ आपको मूव करना है, तो ये स्थिति नहीं बनेगी। हम लोग टाइमली बेसिस पर सभी एडिटर का यूज़ करेंगे कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स के लिए। तो दोस्तों, अभी विजुअल स्टूडियो कोड जब आपने इंस्टॉल किया होगा, क्लियर, तो इंस्टॉलेशन के बाद आपने देखा होगा एक्सटेंशन, या जिन्होंने नहीं किया तो वो करने के बाद जब देखेंगे तो ये एक्सटेंशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। यहाँ एक पाइथन आप टाइप करोगे जाके एक्सटेंशन में, तो सबसे ऊपर आपको माइक्रोसॉफ्ट वाला मिल जाएगा यहाँ पर इंटेलिजेंस के लिए। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्लियर, VS कोड के साथ में। और सेकेंड इंपॉर्टेंट है ये कोड रनर। इसे भी जब आप इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपको बटन मिल जाएगा यहाँ पर रन करने के लिए, जो अगर आप चाहते हो कि बटन क्लिक करके हम लोग एप्लीकेशन को या प्रोजेक्ट को या प्रोग्राम फाइल को रन करना चाहते हैं तो इससे भी कर पाएंगे डायरेक्टली। इन दोनों करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट नीड आती है फोल्डर की। यहाँ पर आपको वर्क स्पेस बना के काम करना पड़ेगा कहीं पर भी। अगर आपने फोल्डर बना हुआ है तो उसको ओपन फोल्डर से अपन ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने जो आईडीएली में जो प्रोग्राम बनाए थे वो ओपन फोल्डर से एक्सेस कर लेंगे सारे। जो फर्स्ट टाइम आप बना रहे हो फोल्डर, मान लिया अभी तक नहीं बनाया आपने, अब शुरुआत करोगे आप, तो ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस से भी हम लोग नया फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। क्लियर। चूँकि हमने बनाया हुआ तो मैंने पाइथन कोर पे क्लिक कर दिया। हमने सारे प्रोग्राम हमारे इसी फोल्डर के अंदर बनाए थे, इसी डायरेक्टरी के अंदर, और उसी को यहाँ भी आप ओपन करके देख सकते हो। जैसे ग्रेटर लॉजिकल का जो प्रोग्राम था वो हमने टाइप किया था, रन किया था कंफर्टेबली। अब इसी में हम लोग नए लूप के प्रोग्राम को बना लेते हैं और आगे यूज़ करके देखते हैं किस तरीके से डे टू डे में अब लोग आगे के प्रोग्राम्स में हम विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इजी काफ़ी पावरफुल एनवायरनमेंट है। लगभग कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप इस VS कोड के साथ में यूज़ कर पाओगे। अगर आपने C++ पहले पढ़ी होगी, जावा पढ़ी होगी, तो भी हो सकता है आपने VS कोड को एज ए एडिटर चूज़ किया हो। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अब आज नया प्रोग्राम एक बना लेते हैं। ये पाइथन के साथ में सबसे पहली जो आपको आइकॉन मिलेगा मेनू ऑप्शन, यहाँ पर न्यू फाइल, तो न्यू फाइल में हमने दे दिया ओसोप प्रिंट डॉट py। तो ये हमने फाइल क्रिएट कर ली। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली, आप अगर रन करके भी देखना चाहोगे तो एक बेसिक प्रोग्राम भी रन कर लो VS कोड में। एक बार ही प्रिंट कर दिया मैंने यहाँ पर ओसोप कोडिंग, सेव कर लिया हमने, और कंट्रोल F9 से हम लोग यहाँ पर रन कर पाएंगे, रन विदाउट डीबगिंग। और यहाँ आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ये क्लियर, आपको आउटपुट दिख रहा होगा ओसोप कोडिंग। क्लियर है दोस्तों। बस अब हम इसमें लूप का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर जो अभी हमने प्रोग्राम बनाया था, क्या किया था इसमें, n हमने लिया था और एक नंबर यूजर से लेना है हमको। क्लियर, एंटर एनी नंबर। नंबर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या थी, सबसे पहले इनिशियलाइज काउंटर। इनिशियलाइज काउंटर के बाद लूप का स्टेटमेंट आ गया हमारे पास, लेस देन और इक्वल टू n कॉलन। ये कॉलन बहुत जरूरी है दोस्तों। और हमने ओसोप लिखा था, अभी जो प्रोग्राम हमने अभी बोर्ड पे रन किया था, क्लियर, जिसको हमने फ्लो चार्ट के बाद ड्राई रन करके भी देखा था पूरा। तो ओसो प्रिंट कर दिया और सेम लेवल पे हमने क्या रख दिया है, आई असाइंस i+1। तो दोस्तों यहाँ देखो आप, ये तीनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किए हैं, इनिशियलाइजेशन काउंटर, क्लियर, बुलियन एक्सप्रेशन और
इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट काउंटर। क्लियर है केस? समझ में आ रहा है आपको क्या करना है हमको यहाँ पर, किस तरीके से यूज़ करेंगे इसको? तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा काम करने का। तीनों बातें आपको क्लियर होगी। आप चाहो तो कमेंट करके, अभी शुरुआत है फर्स्ट प्रोग्राम में, तो आप लिख सकते थे यहाँ पर इनिशियलाइज काउंटर, पता लग जाए ये जो स्टेप है कौन सी है। सेकेंड स्टेप में हमने कमेंट ले लिया यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशन। क्लियर है केस? सेकेंड पार्ट है एंड कंडीशन, और यहां आके हमने लिख दिया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काउंटर। ये तीन बातें किसी भी लूप को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। क्लियर दोस्तों? ये तीनों ले लिया हमने यहाँ पर, और स्टेटमेंट एक ही था, ये बस प्रिंट वाला याद करो आप। इस एक स्टेटमेंट के लिए हमने तीन कंट्रोलिंग स्टेटमेंट का यूज किया है। क्लियर? I1, I लेस देन और इक्वल टू n, और I इक्वल टू I+1। ये तीनों क्या बता रहे हैं हमको कि इन तीनों के बिना हम किसी भी लूप को कंट्रोल्ड वे में फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो दोस्तों इसको सेव कर लेते हैं हम यहाँ पर, और रन कर लेते हैं कंट्रोल F5 से VS कोड में। देखो सबसे पहले एक नंबर आ गया हमारे पास, हमने सपोज दे दिया 7। तो आप देखो 7 टाइम्स हमें क्या प्रिंट हो गया है? क्लियर? 7 बार प्रिंट हो गया ओसोप। तो जो भी नंबर आप दोगे, क्लियर, जितनी बार हम रन करेंगे वो उतनी बार उसको प्रिंट कर देगा। हमने दे दिया 3, एंटर। तो अलग अलग आउटपुट के केस में आप देखोगे कि हम लोग सेम प्रोग्राम को रन कर पा रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ में। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर? किस तरीके से हमको n टाइम्स किसी का नाम, कोई इंस्टीट्यूशन का नाम, क्लियर, आपको जो भी एक प्रिंट स्टेटमेंट हो या मल्टीपल हो, अगर इसके बाद सपोज एक और प्रिंट स्टेटमेंट होता तो उस ब्लॉक में कई सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने कोडिंग अलग लिख दिया नेक्स्ट लाइन में। क्लियर है केस? अब इसको भी सेव कर लिया, कंट्रोल F9 से हम लोग एक बार रन कर लेते हैं यहाँ पर टर्मिनल में। इसको दे दिया फिर 3। तो आप देखो ओसोप कोडिंग के 3 सेट आ गए, पहले ओसोप कोडिंग, फिर ओसोप कोडिंग, फिर ओसोप कोडिंग। तो ये समझ में आता है कि यहाँ पर इस ब्लॉक में, इंडेंटेशन में जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट होंगे वो सारे ये लूप n टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। तो n की वैल्यू मुझे कीबोर्ड से लेना है और सिंपली रन करना है। तो ये चूंकि पहला प्रोग्राम था तो हमने थोड़ा सा VS कोड को लेके ज़रूरी बातें करी यहाँ पर। क्लियर? फोल्डर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डायरेक्टरी अगर हमने एक बार ओपन कर ली है, सिलेक्ट कर ली है, तो आपके सारे प्रोग्राम आप इसी डायरेक्टरी में बढ़ते जाएंगे, डेली बनाते जाएंगे, अपन सेव करते जाएंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। लूप का फर्स्ट प्रोग्राम हमने बनाया, अभी वाइल के कॉन्सेप्ट से शुरुआत करी है। मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस नहीं करा तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़रूर प्रेस करें, जिससे आप हमेशा सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।